हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए अभी प्लेटफॉर्म के बुक जो रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश हो रही है उस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर देखेंगे हम लोग 25। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि प्राचीन नगर जो तक्षशिला था वो निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था। तो प्राचीन नगर जो तक्षशिला है वो निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था। तो तक्षशिला जो है वो सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु तथा झेलम के बीच। वर्तमान में जो तक्षशिला है वो पाकिस्तान में स्थित है और तक्षशिला जो था वो भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय था उस टाइम। सिंधु और झेलम की अगर बात कीजिएगा तो सिंधु का जो उद्गम है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से है और सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम ये सब जो है वो सिंधु की सहायक नदियां हैं। और अगर झेलम की बात कीजिएगा तो झेलम का जो उद्गम है वो बेरीनाग कश्मीर के समीप जो शेषनाग झील है वहाँ से इसका उद्गम होता है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर जो है वो किस शैली में निर्मित है। देखिए, आपसे एक सिंपल सा इस क्वेश्चन को बनाने का जो ट्रिक है वो ये है कि जब उत्तर भारत की मंदिरों की कला शैली आपसे पूछेगा तो वो नागर शैली होगा और दक्षिण भारत की मंदिरों की कला शैली अगर पूछेगा तो वो जनरली क्या होगा कि द्रविड़ शैली होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर तथा पुरी के जो मंदिर हैं वो नागर शैली में निर्मित हैं। और नागर और द्रविड़ शैलियों के जो मिश्रित प्रभाव होता है उसको बेसर शैली कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। नागर शैली से एक और ध्यान रखने वाली जो बात है वो यह है कि नागर शैली की जो शुरुआत है वो गुप्त काल में हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है। तो यह रामायण के किस कांड में किया गया है, किष्किंधा कांड में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, किष्किंधा कांड। एक्चुअली रामायण में 7 कांड है, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड, ये 8 कांड हैं और रामायण की जो रचना है वो वाल्मीकि के द्वारा की गई है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा जो है वो स्थित है। तो तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्वालियर में। तानसेन जो था वो अकबर के दरबार का एक प्रसिद्ध संगीतकार था और अकबर जो है वो तानसेन को कंठाभरण बानी बिलास की उपाधि भी दिया था। तानसेन का बचपन का नाम जो था वो रामतनु पांडे था और तानसेन का गुरु का नाम जो था वो स्वामी हरिदास था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तानसेन जो था वो अकबर के दरबार में आने से पहले कहाँ के दरबार में रहता था। तो तानसेन जो था वो अकबर के दरबार में आने से पहले रीवा के राजा रामचंद्र बघेल के दरबार में रहता था। गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। तो गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना जो है वो नागभट्ट प्रथम के द्वारा किया गया था जो कि मालवा का शासक था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नागभट्ट प्रथम जो कि मालवा का शासक था। अगर आपसे पूछते कि गुज्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कहाँ थी तो कन्नौज थी, ठीक है। स्थापना किसने किया, नागभट्ट प्रथम। और अगर पूछ दे कि गुज्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन था तो अंतिम राजा था यशपाल, ठीक है। आगे है कि 12 मासा की रचना जो है वो किसके द्वारा किया गया था। तो 12 मासा की रचना जो है वो मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इस जायसी से पूछा जाता है कि पद्मावत काव्य की रचना किसने किया था। तो पद्मावत काव्य की रचना जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ही किया गया था। और यह भी पूछा जाता है कि किस भाषा में किया गया था। तो अवध भाषा में पद्मावत काव्य की रचना जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया था। इसके अलावा भी जायसी के द्वारा आखिरी कलाम, कहरानामा, चित्रलेखा ये सब पुस्तकें की भी रचना जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि मीराबाई समकालीन थी। मीराबाई जो थी वो किसकी समकालीन थी, चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चैतन्य महाप्रभु। मीराबाई जो थी वो कृष्ण भक्ति संप्रदाय से संबंधित थी और रैदास जो रविदास थे उनकी शिष्या थी। चैतन्य महाप्रभु से एक चीज़ जो ध्यान रखना है वो यह रखना है कि चैतन्य स्वामी जो थे वो गोसाई संघ की स्थापना किए थे और साथ ही संकीर्तन प्रथा को भी जन्म दिया था। भारत में किस मुस्लिम शासक ने जजिया कर का प्रचलन किया है।
जजिया कर का प्रचलन जो है वो भारत में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। जजिया एक्चुअली एक ऐसा कर था जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, एक तरह का एक धार्मिक कर था। और जजिया कर जो है वो भारत में सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में जो है वो लागू किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम से एक चीज़ ध्यान रखना है कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण जो है वो 712 ईस्वी में किया था। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जो था वो फ्रांसीसी द अल्मीडा था, जो कि 1505 में भारत का वायसराय बनकर आया था। और फिर यही फ्रांसीसी द अल्मीडा जो था वो ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसो द अल्मीडा। ये कब से कब तक रहा था? 1505 से लेकर 1509 तक रहता है। और फिर 1509 में आता है अल्बुकर्क, और जो कि बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को पराजित कर देता है। ये सब चीज़ आप लोगों को मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ फिलहाल तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा फ्रांसीसो द अल्मीडा। एक चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? तो पुर्तगालियों जो थे वो अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है वो कोचीन में खोला था, यह भी आपको ध्यान रखना है। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी जो थे वो खड़क सिंह थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, खड़क सिंह। रणजीत सिंह की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना है कि रणजीत सिंह जो था, एक क्वेश्चन पूछा जाता है अमृतसर की संधि। तो 1809 ईस्वी में चार्ल्स मेडकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच ही अमृतसर की संधि हुई थी। रणजीत सिंह का जो राज्य था वो 4 सूबों में बटा हुआ था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रणजीत सिंह के वित्त मंत्री का नाम क्या था? तो रणजीत सिंह के वित्त मंत्री का नाम था दीनानाथ। आगे है कि सरंजामी प्रथा जो है वो किससे संबंधित है? तो एक्चुअली मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। ये एक्चुअली एक भू राजस्व प्रथा थी जो कि पूर्ण रूप से सैनिक सेवाओं के बदले में दिया जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मराठा भू राजस्व प्रथा। महाराष्ट्र में किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? तो महाराष्ट्र में गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख जो थे वो प्रभाकर पत्रिका के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन पर इन्होंने लेख लिखा था, और इन्होंने गुजराती और अंग्रेजी में हितेच्छु नामक एक साप्ताहिक पत्र भी जो है वो निकाला था। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो लंदन में तीनों एक्चुअली गोलमेज सम्मेलन जो है वो लंदन में ही हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1930 में हुआ था, प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 1931 में हुआ था, जिस सम्मेलन में जो है कि कांग्रेस एकमात्र सम्मेलन ऐसा था जिसमें कांग्रेस भाग लिया था। गांधी जी जो है वो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1932 में हुआ था, जिसमें कि कांग्रेस जो है वो फिर दोबारा भाग नहीं लिया था। गोलमेज सम्मेलन से ध्यान रखना है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था वो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड ही था, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो तीनों गोलमेज समारोह में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि किस भारतीय ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो किसने भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मौलाना मोहम्मद अली ने। सर्वोदय शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वोदय शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महात्मा गांधी। किसने कहा था कि कांग्रेस जो है वो पतन की ओर लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस को शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करता रहूँ। यह कथन था लॉर्ड कर्जन का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड कर्जन की अगर बात करते हैं तो लॉर्ड कर्जन का जो टेन्योर था वो कब से कब तक था? 1899 से लेकर 1905 तक रहता है। 1905 में जो कर्जन के समय में सबसे मोस्ट जो भारत विरोधी कार्य था वो था 1905 में बंगाल का विभाजन। 1899 से 1905 इसका टेन्योर रहता है। 1899 में कर्जन जो है वो भारतीय टंकन और पद्म मुद्रा अधिनियम पारित कर देता है, और अंग्रेजी को स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा जो है वो घोषित कर दिया जाता है। लॉर्ड कर्जन जो था वो एंटनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का भी गठन करता है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करता है, गुप्तचर विभाग की भी स्थापना करता है,
और इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का भी जो है वो निर्माण हुआ है। लॉर्ड कर्जन ही जो था वो 1902 में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का भी जो है वो गठन करता है। क्लियर है। चलिए, कोई भी क्वेश्चन जब आप लोग पढ़ते हैं तो ऐसे ही पढ़िए। अगर इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन, जैसे ही इस क्वेश्चन में लॉर्ड कर्जन आया मतलब लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। जीएस पढ़ने का मतलब यही है। नेक्स्ट है कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। बाल गंगाधर तिलक जब मांडले जेल में थे उसी समय उन्होंने गीता रहस्य पुस्तक जो है वो लिखी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य के साथ साथ दो और नाम याद रखिएगा, एक नाम है केसरी और एक नाम है द मराठा। ठीक है, ये दोनों समाचार पत्र का संपादक जो थे वो बाल गंगाधर तिलक ही थे। और एक नारा याद रखिएगा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही दिया गया है। एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ है। तो एशियाई बब्बर शेर का निवास जो है वो सिर्फ और सिर्फ अब एक ही जगह मिलता है, वो है गिर वन, गुजरात में जो स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गिर वन। नेक्स्ट है कि गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका जो है वो उपयोग में नहीं लाया जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। प्रति व्यक्ति औसत आय बिल्कुल लाया जाता है। भोजन में कैलोरी यह भी लाया जाता है। HCR का मतलब होता है हेड काउंट रेशियो, यह भी लाया जाता है। साक्षरता जो है वो गरीबी रेखा निकालने में उपयोग नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, साक्षरता। गरीबी की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, सुरेश तेंदुलकर समिति, सी रंगराजन समिति, ये सब समिति जो है वो गरीबी पे ही अपना रिपोर्ट सौंपा है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और सूचियों के लिए दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। एक साइड बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम दिए गए हैं और दूसरे साइड नदियों के नाम दिए गए हैं। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में है, ठीक है, तो पेरियार के साथ मैच करेगा। माता टीला जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बेतवा नदी। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कृष्णा नदी। और पोचमपात जो है वो गोदावरी नदी के साथ मैच करेगा। क्लियर है। आगे है कि छत्तीसगढ़ में कोरबा जो है वो जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ में कोरबा जो है वो एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम उद्योग के लिए। और भारत में एल्युमिनियम का प्रथम कारखाना जो है वो 1937 में आसनसोल के निकट JK नगर में स्थापित जो है वो किया गया था। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है। तो गांधी सागर बांध जो है वो चंबल परियोजना का एक भाग है और चंबल परियोजना जो है वो चंबल नदी पर है और उससे लाभान्वित होने वाला जो राज्य है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चंबल परियोजना। बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है वो कितना वर्ग किलोमीटर है। तो बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। और भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 2.86% है क्षेत्रफल में, और जनसंख्या में भारत के कुल जनसंख्या का 8.60% है जनसंख्या में। क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है इसका अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार। तो ध्यान रखना है, बिहार राज्य का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश है। और बिहार राज्य का जो देशांतरीय विस्तार है वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर है। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्यों में शामिल नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। असम शामिल है, महाराष्ट्र शामिल है, गुजरात भी शामिल है, उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तर प्रदेश। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वो हैं। तो दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है वो ग्रह कौन कौन है, बुध और शुक्र है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मरकरी और वेनस। बुध की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है और इसका सबसे विशिष्ट गुण है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, मरकरी की बात कर रहे थे, मतलब बुध की। अगर शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र जो है वो पृथ्वी का निकटतम, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। इसको सांझ का तारा, भोर का तारा और पृथ्वी की भग्नी ग्रह भी कहते हैं। फिर है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक साइड परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के नाम दिए गए हैं और दूसरे साइड उसके राज्य के नाम दिए गए हैं। कलपक्कम की अगर बात कीजिएगा तो कहाँ है ये, तमिलनाडु में है। नरोरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और रावत भाटा कहाँ है, राजस्थान में है।
और तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे है कि हिमालय में काश्मीर घाटी निम्नलिखित पर्वतमालाओं में से किसके बीच अवस्थित है? तो हिमालय में जो काश्मीर घाटी है वो किन पर्वतमालाओं के बीच अवस्थित है? तो किसके किसके बीच है? जास्कर और पीर पंजाल के बीच अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, और जास्कर और पीर पंजाल। याद रखिएगा, पीर पंजाल में बनिहाल और जास्कर श्रेणी में फोटूला दर्रा जो है वो स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। तो सिलिकॉन वैली जो है वो कैलिफोर्निया में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कैलिफोर्निया में। एक्चुअली सिलिकॉन वैली जो है वो एक प्रमुख प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट कंपनियों का एक घर है। भारत का सिलिकॉन वैली जो है वो बेंगलुरु को कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो मौना लोआ जो है वो हवाई द्वीप का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 4170 मीटर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हवाई द्वीप का। एक नाम आप लोगों को याद होगा, कोटोपैक्सी, जो इक्वाडोर का है। तो इक्वाडोर का जो कोटोपैक्सी है वो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में मुद्रास्फीति की माप होती है। तो भारत में मुद्रास्फीति की जो माप होती है वो होल प्राइस इंडेक्स यानी थोक कीमत सूचकांक के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि जनपद स्तर पर ग्रामीण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु एजेंसी है। तो जनपद स्तर पर ग्रामीण कार्य या कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जो एजेंसी होती है उसको बोला जाता है DRDA। DRDA का मतलब होता है जिला ग्रामीण विकास एजेंसी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की शुरुआत जो है वो कब की गई है? 1999 में किया गया है। और यह जो जिला ग्रामीण विकास एजेंसी होती है इसमें केंद्र और राज्य सरकार का जो वित्त पोषण होता है वो 75% और 75 और 25 के रेशियो में होता है। लेकिन फिर 2008-9 में पूर्वोत्तर राज्य हैं उसके लिए ये अनुपात जो है वो बदलकर 90 और 10 कर दिया गया था। 90 और 10 मतलब 9:1 कर दिया गया था। और केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात कीजिएगा तो इसमें 100% जो है वो केंद्र सरकार ही उपलब्ध कराती है। यह जो जिला ग्रामीण विकास एजेंसी होता है इसका संचालन जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। आगे है कि भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमानों की गणना की जाती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमानों की गणना जो है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आप लोग एक पढ़े होंगे NSSO, जिसकी स्थापना 1950 में किया गया था। और फिर एक पढ़े होंगे CSO, जिसकी स्थापना 1951 में किया गया था। फिर ये दोनों को मर्ज कर दिया गया 2019 में और इन दोनों को मिलाकर बना दिया गया NSO यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? खरीफ फसल किसको कहा जाता है? जिसकी की बुआई जो होती है वो जून जुलाई में होती है और अक्टूबर नवंबर में उसको काट लिया जाता है। जैसे कि धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंग, ये सब क्या है? खरीफ फसल है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि खरीफ फसल मसूर, अलसी, सरसों, सोयाबीन। तो सोयाबीन जो हो जाएगा वो खरीफ फसल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। सोयाबीन जो है वो प्रोटीन इसमें बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और सोयाबीन का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है मध्य प्रदेश। आगे है पत्र स्वर्ण का अर्थ है। तो पत्र स्वर्ण का क्या अर्थ है? कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF का ये जो विशेष आहरण अधिकार है इसको 1969 में जो है वो लागू किया गया था। कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं को सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला एकमात्र संस्था कौन है? तो वो है नाबार्ड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना जो है वो 12 जुलाई 1982 को किया गया है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रॉस द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है यह आपको बताना है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया, नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया गया था और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। आगे है संवेदी सूचकांक यानी सेंसेक्स में चढ़ाव का क्या तात्पर्य है? तो सेंसेक्स में चढ़ाव का तात्पर्य ये होता है कि राष्ट्रीय शेयर बाजार के साथ साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयर के मूल्य में चढ़ाव हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी,
राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप जो है वो संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, आइदर वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए आवश्यक है कि 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना दी जाए जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर हो। फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग जिस भी सदन में लाया जाएगा उस पर 2/3 बहुमत से पारित होकर फिर दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन उसकी जांच करवाएगा और फिर अगर वहाँ भी 2/3 बहुमत से वो पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को फिर अपने पद से उस दिन मुक्त समझा जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 के द्वारा लगाया जाता है और यह जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग के दौरान संसद जो है वो अर्ध न्यायी की तरह कार्य करती है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संसद के किसी भी सदन के द्वारा। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 महीने की। संसद की बात करते हैं तो आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए अनुच्छेद 79, जो कि यह कहता है कि भारत की जो संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। पंचायती राज जो है वो सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया। तो पंचायती राज जो है सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में इसका जो है वो शुभारंभ जो है वो किया गया है। पंचायती राज की अगर हम लोग बात करते हैं तो याद आप लोगों को रखना पड़ेगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिसके द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है वो प्राप्त किया गया है। एक डेट भी और याद रखिएगा, 24 अप्रैल, जिस दिन की पंचायती राज दिवस जो है वो मनाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अब पढ़ेगा इंडिया टीम के द्वारा मिशन बिहार दरोगा 2023 एक फ्री टेस्ट सीरीज का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें कि आप लोगों को डेली एक टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है पीडीएफ के माध्यम से 8 बजे उस ग्रुप में, और फिर 9 बजे पीडीएफ के माध्यम से ही उस ग्रुप में उसका एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करवाया जाता है और साथ ही साथ वीडियो के फॉर्म में भी वो एक्सप्लेनेशन जो है वो उपलब्ध होता है। अभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बुक के किसी पब्लिशर के बुक के द्वारा बुक का वो पीडीएफ जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाता है डेली एक सेट। लेकिन आज आप लोग न्यूज़पेपर में देख ही लिए होंगे कि बिहार दरोगा की वैकेंसी जो है वो अगले मंथ यानी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में प्रस्तावित है, और जैसे ही ये वैकेंसी आ जाएगी तो यह जो है वो खुद के सेलेक्टिव क्वेश्चन के द्वारा जो है वो टेस्ट करवाया जाएगा। इस टेस्ट से जुटने के लिए आप लोगों को दिए गए नंबर 9472092809 पर बिहार दरोगा लिखकर व्हाट्सअप करना है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाता है। आगे कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे एक तो अनुच्छेद राष्ट्रपति का है 52 अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, और एक अनुच्छेद है 53 यानी 53, और यही 53वां अनुच्छेद यह कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका के प्रधान होते हैं और सभी कार्यपालिका की शक्ति जो होती है वो उनमें निहित होती है। नेक्स्ट है राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। तो राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है स्थगन काल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थगन काल। संसद के दोनों सदनों में प्रश्न काल के ठीक बाद वाला जो समय होता है वो शून्यकाल कहलाता है, और भारतीय संसदीय इतिहास में शून्यकाल की जो शुरुआत है वो 1962 से किया गया है। इवन विश्व संसदीय इतिहास में भी शून्यकाल जो है वो भारत की ही देन है। लेकिन शून्यकाल से एक चीज़ जो ध्यान रखिएगा, शून्यकाल का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया के संचालन नियम में कहीं भी कोई उल्लेख जो है वो नहीं है। भारत शासन के द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है, और भारत शासन के द्वारा राजकीय चिन्ह जो है वो 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि केंद्र तथा राज्यों के बीच विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वो कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार।
एक अनुच्छेद आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 124, जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान जो है वो दिया गया है। नव वर्ष का पारंपरिक त्योहार आषाढ़ी बीज आषाढ़ महीने में भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह जो है वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात राज्य में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी गुजरात राज्य में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो संविधान का अंग नहीं है? निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग भी है, अंतर्राज्यीय परिषद भी है, नीति आयोग नहीं है। नीति आयोग जो है वो संवैधानिक संस्था नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नीति आयोग जो है वो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को जो है वो किया गया है। आगे है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी लोकसभा के प्रति जो है वो मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। और ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 75 कहता है। किसी तारे का रंग जो है वो दर्शाता है। तो किसी तारे का रंग जो है वो उसके ताप को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उसके ताप को दर्शाता है। फिर आगे है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। वॉट जो है वो किसके साथ सुमेलित होगा? शक्ति के साथ होगा। नॉट जो है वो समुद्री जहाज की गति के साथ मैच करेगा। नॉटिकल मील जो है वो नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी के साथ मैच करेगा। और कैलोरी जो है वो ऊष्मा के साथ मैच करेगा। आगे है कि देश का 25वां हाई कोर्ट कौन है? तो अभी हमारे देश भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट है और 25वां हाई कोर्ट जो है वो तेलंगाना हाई कोर्ट का है, जिसकी स्थापना जो है वो 2019 में किया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं पटना उच्च न्यायालय की, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो 1916 में हुआ है। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग लाया जाता है? तो कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में जो गलित सोडियम होता है उसको शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे दूध उदाहरण है एक। तो दूध किसका उदाहरण है? इमल्सन का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दूध जो है वो इमल्सन का उदाहरण है। आगे है कि किस बिंदु पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम जो है वो एक ही रहते हैं? तो किस बिंदु पे रहते हैं? -40 डिग्री पे रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, -40 डिग्री। नेक्स्ट है कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ओम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ओम। फैराडे की अगर बात कीजिएगा तो फैराडे जो है वो विद्युत धारिता का एसआई मात्रक होता है। वोल्ट की अगर बात कीजिएगा तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। और एम्पियर की अगर बात कीजिएगा तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। आधुनिक टेलीफोन जो है वो उपयोग करता है। तो आधुनिक टेलीफोन जो है वो रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियो तरंग। रेडियो तरंग जो होता है, एक होता है लघु रेडियो तरंग और एक होता है दीर्घ रेडियो तरंग। लघु रेडियो तरंग के जो खोजकर्ता थे वो थे हेनरिक हर्ट्ज और दीर्घ रेडियो तरंग के जो खोजकर्ता थे वो थे मार्कोनी। इंजाइम जो है वो मुख्य रूप से किससे बनता है? तो इंजाइम जो है वो मुख्य रूप से प्रोटीन से बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। और प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो बर्जीलियस के द्वारा किया गया था। गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए गोताखोर कौन सी गैसों का मिश्रण इस्तेमाल करते हैं? तो कृत्रिम श्वसन में हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन और हीलियम का। मानव शरीर में भी जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व होता है वो ऑक्सीजन ही होता है। विश्व हिंदी दिवस की तिथि को मनाया जाता है? देखिए, अगर सिर्फ और सिर्फ हिंदी दिवस अगर आपसे पूछता है तब आपका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। लेकिन अगर आपसे विश्व हिंदी दिवस पूछता है तब आपका आंसर जो होगा वो होगा 10 जनवरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10 जनवरी। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो पारा एकमात्र द्रव धातु है जो कि ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पारा। पारा का जो एटॉमिक नंबर होता है यानी परमाणु संख्या जो होता है वो होता है 80 और पारा जो है वो सीने बार यस्क से निकाला जाता है। निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणें का आविष्कार किया है?
तो एक्स किरणें का आविष्कार जो है वो रोंटगेन के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। एक्स तरंगे जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, जिसका तरंगधर परिसर जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर से लेकर 10⁻⁸ मीटर तक होता है, और इसका जो आवृत्ति परिसर होता है वो 10⁻18 से लेकर 10⁻16 मीटर तक होता है। रेशम का कीड़ा यानी सिल्क वॉर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु यानी फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? तो यह जीवन चक्र के कोशिका चरण में पैदा करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोशिका। रेशम की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, रेशम का उत्पादन जो होता है वो सेरीकल्चर कहलाता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? अच्छा बताइए, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि तो है लीवर यानी कि यकृत, और सबसे छोटी अगर पूछे तब कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पिट्यूटरी ग्लैंड। यह जो है वो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, जिसको कि मास्टर ग्लैंड के भी नाम से जाना जाता है, और इसका वजन जो होता है वो लगभग 0.6 ग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो हाइड्रोफाइट जो है वो जलीय पौधे को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक जलीय पौधे को कहा जाता है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि देहरादून में। नेक्स्ट है कि विश्व के किस देश से भारत जो है वो फॉल्कन रडार सिस्टम प्राप्त किया है? तो फॉल्कन रडार सिस्टम भारत जो है वो इजराइल से प्राप्त किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इजराइल से। नेक्स्ट है कि संगीत यंत्र तबला का आविष्कार निम्न में से किसने किया है? तो तबला का आविष्कारक जो है वो अमीर खुसरो को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जिसको कि तूतीय हिंद यानी भारत के तोता के नाम से भी जाना जाता है, और साथ ही साथ इसे भारत का हुदहुद यानी भारत का बुलबुल भी जो है वो कहा जाता है। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जो है वो कॉरपोरेट गवर्नेंस और अस्थिरता के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉरपोरेट गवर्नेंस और अस्थिरता। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था। तो मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था 305 ईसा पूर्व में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 305 ईसा पूर्व में। और यह जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज जो एक इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, उस पुस्तक का नाम है इंडिका। आगे जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन है? तो वो होता है एंजाइम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एंजाइम। आगे है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो अभी हम लोगों ने देखा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक जो था वो सेल्यूकस निकेटर था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ये सेल्यूकस निकेटर जो था वो सिकंदर की मृत्यु के बाद एक्चुअली शासक बना था, और चंद्रगुप्त जो है वो 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराता है। फिर सेल्यूकस निकेटर जो है वो अपनी बेटी कौटिल्या को शादी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है, और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान जो है वो चंद्रगुप्त को दे देता है। ककोला जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? ककोला जलप्रपात जो है वो बिहार के नवादा में स्थित है, और यह जो है वो करमानशाह नदी पर अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 47 मीटर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। टी, पुट, कैडी आदि शब्दावली जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो टी, पुट, कैडी आदि शब्दावली जो है वो किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोल्फ। गोल्फ से याद रखिएगा, गोल्फ कोर्स जो होता है वो 125 से 175 एकड़ तक फैला होता है, और आधुनिक गोल्फ का जो खेल है वो सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में शुरू हुआ था। आगे है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। 1556 ईस्वी में क्या हुआ था? अकबर का राज्यरोहण हुआ था। 1600 ईस्वी की अगर बात कीजिएगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर प्रदान यानी अधिकार प्रदान किया गया था। 1680 की अगर बात कीजिएगा तो शिवाजी का देहांत हो गया था, और 1739 की बात कीजिएगा तो नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण हुआ था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन थे जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास जो है वो स्थापित किया था?
तो किसने आधुनिक पद्धति से दूतावास विदेशों में स्थापित किया था? टीपू सुल्तान किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो था वो अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना था। टीपू सुल्तान से और भी चीज़ें याद रखिएगा, जैसे टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि धारण किया था, इसको शेर मैसूर कहा जाता था और इसके राजश्री झंडे पर शेर की तस्वीर जो है वो चित्रित होती थी। नेक्स्ट है कि आंतरस की प्रकृति होती है। तो आंतरस जो होता है वो हल्के पीले रंग का एक क्षारीय द्रव होता है जो आंत्र ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्षारीय। नेक्स्ट है कि सीकम निम्न में से किसका भाग है? तो आप लोग जब बड़ी आंत पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे कि बड़ी आंत जो होता है वो 3 भागों में विभक्त होता है। एक होता है सीकम, दूसरा होता है मलाशय और तीसरा होता है कोलन। तो सीकम किसका भाग हो गया? बड़ी आंत की भाग हो गई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बड़ी आंत। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है वो सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि नहीं है मतलब वो अदिश राशि होगा। तो अदिश राशि कौन कौन है? विद्युत धारा है, दाब है, दूरी है, शक्ति है, लंबाई है, क्षेत्रफल है, आयतन है, घनत्व है, तापमान है, ये सब अदिश राशि है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा जो है वो अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। अफीम प्राप्त किया जाता है। तो अफीम जो है वो बिना पके फल के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि चंद्रमा की कलाओं का आंशिक कारण क्या है? तो चंद्रमा की कलाओं का आंशिक कारण है कि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का परिभ्रमण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का परिभ्रमण। चंद्रमा से जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो है वो सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा का व्यास जो है वो 3080 किलोमीटर और द्रव्यमान जो है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 होता है और चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा झील जो है वो उल्कापात द्वारा निर्मित झील है? तो उल्कापात द्वारा जो महाराष्ट्र का लोनार झील है वो निर्मित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लोनार झील। उल्कापात ज्वालामुखी है। वेमनाथ झील की अगर बात कीजिएगा तो यह केरल तट पर स्थित खड़े जल की लैगून झील है। अष्टमुदी झील की बात कीजिएगा तो यह उत्तराखंड में है और रूपकुंड झील जो है, नहीं सॉरी, अष्टमुदी झील केरल में है, ठीक है। रूपकुंड झील जो है वो उत्तराखंड में है। आगे है कि बॉल्कन प्लान निम्न में से किस अधिनियम से संबंधित है? तो बॉल्कन प्लान जो है वो 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बॉल्कन प्लान को डिकबर्ड प्लान और इस्मा प्लान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि 29 जुलाई से 5 जुलाई 2023 तक दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित हुआ? तो दिव्य कला मेला जो है वो जयपुर में आयोजित हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जयपुर में। नेक्स्ट है विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का पुरुष एकल का जो खिताब है वो कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है, जो कि नोवाक जोकोविच को हराकर यह जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा कार्लोस अल्कराज, जो कि कहाँ के प्लेयर हैं? स्पेन के प्लेयर हैं। भारत में किस राज्य में वार्षिक बोनालू उत्सव आयोजित हुआ? तो भारत के किस राज्य में आयोजित हुआ है ये बोनालू उत्सव? तेलंगाना राज्य में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तेलंगाना में। आईआईटी दिल्ली ने किस शहर में अपनी वैश्विक शाखा खोलने की घोषणा किया है? तो आईआईटी दिल्ली अबू धाबी में खोलेगा। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे आईआईटी मद्रास, तब आईआईटी मद्रास जो है वो तंजानिया की राजधानी जंजीबार में खोलेगा। तो यहाँ आपसे आईआईटी दिल्ली पूछ रहा है, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अबू धाबी। नेक्स्ट है कि किस संगठन ने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? तो यह किस संगठन ने किया है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीति आयोग। नेक्स्ट है ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन शॉटगन वर्ल्ड कप में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? तो उनका नाम है पृथ्वीराज टोंडीमन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि नोमैडिक एलिफेंट सैन्याभ्यास 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो यह जो है वो किसके बीच आयोजित किया गया है? भारत और मंगोलिया के बीच, और इसका आयोजन जो है वो मंगोलिया के राजधानी उलान बटोर में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंगोलिया। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने सड़कों को गड्ढे से मुक्त बनाने हेतु
पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है। तो पैच रिपोर्टिंग ऐप जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तराखंड सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि NVS-01 क्या है? तो NVS-01 एक नेविगेशन सैटेलाइट है जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपग्रह है। किस संस्था ने 100 डेज 100 पेज अभियान शुरू किया है? तो 100 डेज 100 पेज अभियान जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव के 5वें संस्करण का मेजबान कौन सा शहर है? तो यह है त्रिवेंद्रपुरम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिवेंद्रपुरम। नेक्स्ट है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एओलस सैटेलाइट विकसित किया है? तो एओलस सैटेलाइट जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है? ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि भारत का पहला पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट पाने वाला राज्य कौन है? तो वो है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि G20 फिल्म महोत्सव की शुरुआत जो है वो किस फिल्म के साथ हुई है? तो एक सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशन में बनी फिल्म पाथेर पंचाली के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पाथेर पंचाली। जुलाई 2023 में हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित हुआ? तो यह दिल्ली में आयोजित हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट है कि 26वां वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ? तो 26वां वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस का आयोजन जो है वो ब्रिस्बेन में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य की राजधानी है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।